स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेस में। और आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। क्या पढ़ेंगे हम आज क्लास 10th के लिए फिजिक्स का लेक्चर लेकर आई हूँ मैं, जो है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, है ना। तो इसे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर पूरा NCERT बेस्ड मैं लेकर आई हूँ। जो NCERT में है उन सभी चीज़ों को पूरे अच्छे तरीके से बताने की, समझाने की कोशिश की है मैंने, और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको हम। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टॉपिक्स, है ना। सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है, इसे हम लोग देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में, है ना। ह्यूमन आई में क्या जो स्ट्रक्चर है ह्यूमन आई का, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं डिफरेंट पार्ट्स के, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, देन हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई एंड करेक्शन। तो हमारी आंखें जो हैं, अगर हम नॉर्मल आईज की बात करें तो ठीक है, फिर कुछ उसमें डिफेक्ट्स भी आते हैं चीज़ों में, उसके करेक्शन कैसे कैसे ठीक होती है। मतलब वो बीमारी होती है ना, किसी किसी को चश्मे की बीमारी, मतलब चश्मा पहनने की बीमारी नहीं, आंखों में बीमारी होती है तो चश्मा लगाते हैं ना, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे डिस्पर्शन, स्पेक्ट्रम एंड रेनबो फॉर्मेशन। उसके बाद है हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लाइक स्टार्स जो है वो ट्विंकलिंग क्यों कर रहे हैं। उसके बाद आपको सनराइज सनसेट थोड़ा पहले क्यों दिखता है, ये सब चीज़ें हम अंदर डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। और ये चैप्टर बहुत ही आसान है, अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे। तो चलिए तब तक आप पढ़िए, चलिए तब तक आप मेरे साथ रहिए और इसे पढ़िए। सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। नाउ आवर टॉपिक इज ह्यूमन आई। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस इमेज को, ठीक है। ये NCERT की बुक में आपको ये इमेज देखने को मिलेगी। और ये इमेज किस चीज़ की है, तो बेटा सबसे पहले इस डायग्राम को अच्छे से पहचान लो। ये हमारी आंखें हैं, दिस इज आवर आईज, राइट। तो ये आईज का क्या है, साइड व्यू दिख रहा है आपको। हमारी आईज कैसी है, स्फेरिकल बॉल की तरह है, ठीक है। ह्यूमन आईज का शेप कैसा होता है, ये स्फेरिकल बॉल के जैसा होता है। इसका डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर है, जो हमारे NCERT में मेंशन है। वहाँ से 27 तक है, 2.7 तक है, बट ओके यहाँ पे 2.3 मैं मेंशन कर देती हूँ, इसे ही मानना, NCERT में गिवन है। ओके, उसके बाद क्या है, ये फ्रंट से बल्जिंग होता है, मतलब कि थोड़ा सा उठा हुआ, उभड़ा हुआ सा होता है। ऐसी आईज होती हैं हमारी। ओके, तो अब चलिए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले है कॉर्निया देखेंगे, आइरिस, प्यूपिल, एक्वस ह्यूमर, क्रिस्टलाइन लेंस, सिलियरी मसल, रेटिना, ऑप्टिक नर्व्स एंड विट्रस ह्यूमस। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज कॉर्निया। तो देखो, कॉर्निया जो होता है ना, वो बेसिकली ट्रांसपेरेंट होता है। कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है। और वो कहाँ पर सिचुएटेड है, तो देखो आउटर, ये हमारे आईज के सबसे आगे का पार्ट है ना। इसको अगर मैं यहाँ पर आपको ह्यूमन आई बना के दिखाऊं, लाइक ऐसी आईज होती हैं, जब आप साइड से आंखें देखोगे ना तो ऐसी होंगी। तो ये तो इनर पार्ट है और ये आउटर पार्ट। तो ये आपको ऐसे साइड से बाहर की तरफ उभड़ी हुई दिखेंगे, है ना। दिस इज बल्जिंग मेम्ब्रेन। और ये क्या होता है, कॉर्निया होता है, ठीक है। कॉर्निया का डेफिनेशन है, हम आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, स्केलर। तो ये क्या होता है, तो देखो हमारे आईज के फ्रंट में आप देखते हो ना, कुछ विजिबल सा वाइट कलर की कुछ चीजें हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, बेसिकली प्रोटेक्ट करता है आंखों को धूल मिट्टी वगैरह से। मेड अप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट। और ये हमारे आईज के इनर पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो जो भी गंदगी होती है, जो भी चीजें
अगर चोट लग गई, कुछ इफेक्ट हुआ ना, तो पहले हमारे आउटर टिश्यूज में होते हैं, उसके बाद अंदर। ये टिश्यू से बने होते हैं। फिर हम बात कर रहे थे कॉर्निया की, है ना। तो कॉर्निया देखो, फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई, लाइट एंटर्स द आई थ्रू द कॉर्निया। इसका मतलब क्या हो गया कि देखो, जब आईज है, इमेज बन रही है, तो लाइट का होना तो इम्पॉर्टेंट है। जब तक लाइट रेज नहीं आएंगी तब तक हमारे आईज में इमेज नहीं बनेगी। तो लाइट रे जब एंटर होती है हमारे आईज में, आफ्टर देन इमेज बनती है। तो ये परमिशन कौन देता है हमारे आईज को? तो बच्चों कॉर्निया देता है। ये काम किसका है? कॉर्निया का काम है, जिसके थ्रू लाइट हमारे आईज में एंटर होती है, फिर लेंस तक जाती है। हालांकि देखो, लेंस से ही जो है रिफ्रैक्शन होता है, लेंस ही कन्वर्ट करता है सारा लेंस का, बट ज्यादा काम कौन कर रहा है यहाँ पे? कॉर्निया कर देता है। कॉर्निया के थ्रू लाइट एंटर हो रही है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। आफ्टर दैट हम देखते हैं आइरिस। आइरिस क्या होता है? तो यहाँ देखो, आइरिस जो है, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये ब्लैक ब्लैक सा। अब यहाँ तो समझ में नहीं आएगा बिकॉज साइड से दी हुई है। आइरिस जो है ना, जो हमारी आईज होती हैं, देखो ठीक है, हमारे आईज में एक ऐसे सर्कल सा होता है बड़ा सा, और देन अंदर में आप देखोगे छोटा सर्कल होता है, ये ब्लैक होता है, राइट। आइरिस जो है वो भी क्या है? ब्लैक कलर का सब्सटेंस है। और जो आप देखते हो ना, किसी की आंखें काली होती हैं, नीली होती हैं, हरी होती हैं, हाँ हरी भी होती हैं, मोस्टली ब्राउन होती हैं, तो ऐसे उस चीज को हम क्या बोलते हैं? वो प्यूपिल होता है। तो प्यूपिल का काम क्या होता है? सॉरी, आइरिस होता है, और ये सेंटर वाली जो चीज है ये प्यूपिल है ना। ये तो आइरिस है, और ये आइरिस हो गया, और ये प्यूपिल के साइड होती है। प्यूपिल जो होता है वो लाइट कितने अमाउंट में एंटर करेगा उस चीज को बैलेंस करता है। ये काम होता है प्यूपिल का। प्यूपिल लाइट के एंटर होने की कैपेसिटी को बताता है। बेसिकली प्यूपिल जो है लाइट को एंटर होने में हेल्प करता है, लाइट कितने अमाउंट में अंदर जाएगा उस चीज को डिसाइड करता है। और आइरिस जो है उसको प्रोटेक्ट करता है, एक तरीके से कंट्रोल करता है, प्रोटेक्ट नहीं करता है, उसको कंट्रोल करता है ना, कि लाइट जो एंटर हो रही। तो आप देखते हो ना, कई बार क्या होता है कि काफी ज्यादा लाइट आपके फेस पे दे दी जाए तो आपकी आंखें बंद हो जाती है, आप सिकोड़ लेते हैं आईज को, या फिर अंधेरा है तो आप बहुत ज्यादा आंखों को खोल कर देखने की कोशिश करते हो, है ना। तो ये जो काम होता है ये हमारा आइरिस और प्यूपिल। आइरिस क्या करता है? प्यूपिल के साइज को कॉन्ट्रैक्ट करता है और स्ट्रेच करता है। स्ट्रेच तो नहीं होता है, उसका एक साइज है, वो वहीं तक रहता है, इतना प्यूपिल का ये होता है। तो हम आगे देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है प्यूपिल के बारे में, है ना। तो देखो, आइरिस क्या है? डार्क मस्कुलर टिश्यू एंड रिंग लाइक स्ट्रक्चर बिहाइंड द कॉर्निया। कॉर्निया के ठीक पीछे होता है ये। प्यूपिल क्या है? इट इज द स्मॉल अपर्चर लोकेट इन द सेंटर ऑफ द आइरिस। It allows light to enter focus on the retina. अब रेटिना क्या है? तो रेटिना के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि रेटिना बहुत ही इम्पोर्टेंट। हालांकि देखो, आईज में जितने भी पार्ट हम पढ़ रहे हैं वो सभी इम्पोर्टेंट होते हैं, सबका काम इम्पोर्टेंट है। किसी एक ने भी फंक्शन सही से करना बंद कर नहीं किया, सही से काम नहीं करेगा, तो हमारी आईज जो है वो डैमेज होगी, राइट। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर लेंस। अब देखो, जब इमेज बन रही है, चलिए अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो क्या है? अब हम पढ़ते हैं लेंस के बारे में, है ना। तो ह्यूमन आई में जब इमेज बनती है तो लेंस तो होगी, लेंस होगी या मिरर होगा, दो में से कोई एक चीज होगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि लेंस है ना। तो लेंस जो है उसका नेचर कैसा है? लेंस कौन सा यूज हो रहा है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो लेंस यूज हो रहा है वो है कॉन्वेक्स लेंस। आप क्या सोच रहे हो, दोनों लेंस यूज हो रहा है? नहीं, यहाँ पर सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस यूज हो रहा है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस किस तरीके की इमेज बनाती है? तो प्रीवियस चैप्टर में मैंने बताया था, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाती है। रियल इमेज
जो वास्तविक होती है, जो सही में होती है, वो इमेज बनाता है, और इन्वर्टेड यानी उल्टा। तो अब आप कहोगे कि मैडम फिर हमें चीजें सीधी कैसे दिखती है, उल्टी तो नहीं दिख रही है, सारी चीजें हम सीधा देख पा रहे हैं। तो बिल्कुल देख पा रहे हैं बच्चों। उसके लिए हमारा आगे रेटिना है, ब्रेन है, ऑप्टिक नर्व्स हैं, ये सब काम कर रहे होते हैं। आईज में जो फंक्शन है, ये सभी चीजें एक साथ मिलके काम करते हैं, तभी हमें चीजें सीधी दिखती है। हम देख पाते हैं कि ये हमारा दोस्त है, ये चेयर है, ये बुक है, ये स्टूडेंट्स हैं, ये सब सीधे कैसे हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आगे देख लेते हैं। और जब हम ऑप्टिक नर्व्स को जानेंगे, जब हम ब्रेन के बारे में जानेंगे, तो ये चीजें भी क्लियर हो जाएंगी कि अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो इमेज उल्टी बन रही है, बट हमें सीधी दिखाई देती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे देखते हैं। लेंस, इट इज अ ट्रांसपेरेंट कॉन्वेक्स लेंस ऑफ एन आई। व्हाट अबाउट रेटिना? रेटिना किसको कहते हैं? तो बच्चों, रेटिना जो है एक फिल्म के पर्दे की तरह काम करता है। जो आप देखते हो ना फिल्म के पर्दे की तरह काम करता है। जो रेटिना है, क्या होता है रेटिना में? देखते हो ना, प्रोजेक्टर पे लाइट्स जाती हैं, फिर वहां इमेज क्रिएट होती है। तो अगर ऐसे बात करें हम, तो जो रेटिना है लेंस के थ्रू, किसके थ्रू? लेंस के थ्रू। लेंस क्या करता है? लेंस अपने फोकल लेंथ से, जहां उसका फोकल लेंथ होगा, पैरेलल लाइन आएगी तो कहां पे कन्वर्ज होगी? फोकल लेंथ पे कन्वर्ज होगी। और पैरेलल रेज आती हैं, ये सब हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ रखा है। तो जब पैरेलल रेज आ रही हैं और लेंस उसको कन्वर्ज कर रहा है, क्योंकि ये क्या है? कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और ये लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है, और जो इमेज बनती है वो हमारे रेटिना पे बनती है। अब ये रेटिना कैसा होता है? तो देखो, हमने इमेज में देखा था पिंक लाइक एक स्ट्रक्चर है। ये देखो, ये जो वॉल है ना, ये पिंक पिंक सा दिख रहा होगा आपको, यही है रेटिना। इसी को हम कहते हैं रेटिना, और रेटिना पर ही इमेज बनती है। अच्छा, लेंस कहाँ पर है? तो ये देखो बच्चों, ये रहा हमारा लेंस। दिस इज आवर लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। और यही लेंस क्या करता है? ऐसे लाइट आती है और उसको फोकल लेंथ पे कन्वर्ज करता है, सारी लाइटें कन्वर्ज होती हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है? इमेज बनती है रेटिना के ऊपर। ठीक है, ये चीज याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम देखते, समझ में आया फिगर में? यहाँ पर ये लेंस है और ये पिंक लाइक स्ट्रक्चर हमारा रेटिना है। ओके, रेटिना के बाद जो देखोगे आप, तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पतले पतले ऐसे लाइंस दिख रहे होंगे आपको बुक में। जब आप देखोगे ना, यहाँ पतली लाइंस दिखेगी, वो है ऑप्टिक नर्व्स, है ना। ऑप्टिक नर्व्स का काम क्या होता है? बेसिकली ये सिग्नल भेजता है ब्रेन को, ये कनेक्ट होता है। देखो, हमारे जितने सेंस ऑर्गन्स है ना, वो ब्रेन से कनेक्ट होते हैं, और सेंस ऑर्गन को ब्रेन इंस्ट्रक्ट करता है, आफ्टर देन वो उसका फंक्शन होता है। ठीक है, ये बायो में पढ़ा होगा आपने, बायोलॉजी में आपको बायोलॉजी में ये चीज बताया गया होगा। ये चीज यहाँ पर वैसे ही वर्क कर रहा है, इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये येलो येलो सी आपको कोई चीज नजर आ रही होगी, ये है हमारा सिलियरी मसल, है ना। ये हमारा सिलियरी मसल्स है, जो लेंस को स्ट्रेच होने में और स्ट्रैक्ट होने में हेल्प करता है। ठीक, उसके बाद आता है एक्वस ह्यूमर। ये क्या है? तो बच्चों, ये लेंस और कॉर्निया के बीच में यहाँ पर एक वाटरी फ्लूइड है ना, एक वाटरी फ्लूइड है। इसका काम हम आगे पढ़ेंगे। और ये जो पार्ट है, ये जेल लाइक स्ट्रक्चर लेकर के होता है, जो है विट्रस ह्यूमर, है ना। तो ये इनका काम है, इनके बारे में डिटेल हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो देखो, यहाँ पर जो हमारा लेंस है, रेटिना है। रेटिना क्या है? इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई। आपने देखा, वो आंखों में बिल्कुल पीछे की तरफ से बना हुआ है, बिल्कुल अंदर है।
It is light sensitive and acts as a film of a cornea. कॉर्निया पे ये एक फिल्म की तरह एक्ट करता है और इसमें 3 लेयर्स होते हैं. न्यूरल सेल्स जो हैं, जो हमारे न्यूरल सेल्स हैं वो कितने हैं? 3 लेयर में प्रेजेंट रहते हैं. दे आर गैंग्लियन, बाइपोलर एंड फोटो रिसेप्टर्स, है ना. ये तीनों अपने अपने काम कर रहे होते हैं. तो इट कन्वर्ट द इमेज इनटू इलेक्ट्रिकल नर्व्स. ये किस में कन्वर्ट करते हैं? देखो ये छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट करते जाना है ना. एनसीईआरटी से ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं इन्हें नोट करते जाना, ये काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं. कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है तो हम कंफ्यूज होते हैं. बेसिकली ये सब कुछ एनसीईआरटी की बुक में गिवन है, ये सब आपको वहां पे मिल जाएगा. और एग्जाम में अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा तो 90+ स्कोर आप जरूर कर पाओगे. बस आपको करना क्या है? बहुत छोटा सा काम करना है, बहुत ही मन लगा के पढ़ाई करनी है. जब आप पढ़ाई करोगे तो आपको स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज बेटा कि आप लोग किताब तो पढ़ते हो बट लिखते नहीं. जब तक आप लिखना शुरू नहीं करोगे आपके नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा जो ये एजुकेशन सिस्टम है अभी भी रिटन वर्क को मानता है. जब तक हम एग्जाम में लिखेंगे नहीं वो आपके नॉलेज को ऐसे नहीं मानेगा. जब तक आप लिख के नहीं दिखाओगे वो नहीं मानेंगे कि आपको चीजें आ गई हैं. तो मैं आप सब बच्चों को यही बोलूंगी कि आप जो भी चीजें पढ़ते हैं, आपको जो समझ में आ रहा है जैसे भी, ठीक है, उसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन किया करो और फिर उसे मिलाओ कि हमसे कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रही है. और फिर उसके स्कूल में पढ़ते हो, ट्यूशन में पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, जहां भी पढ़ते हो, इन सब के बाद भी अपना एक टाइम स्लॉट बनाओ जो सिर्फ आपके लिए हो, अपने सेल्फ स्टडी के लिए, है ना. सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है. बिकॉज सेल्फ स्टडी में क्या होता है, आप रिवाइज करते हो. आपने दिन भर में जो भी चीजें पढ़ी हैं उसकी रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होती है. ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं हम इसे. तो इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स फॉर द विजुअल परसेप्शन बाय द ब्रेन, है ना. ये इलेक्ट्रिकल नर्व से ब्रेन को विजुअल परसेप्शन भेजता है, फिर ब्रेन रिकॉग्नाइज करके हमें बता. ये काम करता है ऑप्टिक नर्व्स, सर्कुलर पार्ट ऑफ द विजुअल सिस्टम एक्टिंग एज अ पाथवे फॉर विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आई टू द ब्रेन. और ये काम हमारे ऑप्टिक नर्व्स का है. यही सिग्नल भेजता है ब्रेन को कि मेरे सामने कोई चीज दिख रही है, वो क्या है, और ब्रेन उसे रिकॉग्नाइज करके हमें बताता है कि ये कुर्सी है, ये आपका दोस्त है, ये आपकी मम्मी है. ठीक है बच्चों, चलिए. एक्वस ह्यूमर, अभी मैंने बताया कि एक वाटरी फ्लूइड है. इट इज अ वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट्स बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस. याद है मैंने बताया था आईज में ऐसे बल्जिंग मेम्ब्रेन है, ये कॉर्निया है और यहां पर हमारा लेंस है. ठीक है, इस बीच में ये वाटरी फ्लूइड है जिसे कहते हैं एक्वस ह्यूमस. ठीक है, और इसके पीछे होता है यहाँ पर विट्रस ह्यूमस और ये रहा हमारा रेटिना. लेंस और रेटिना के बीच में विट्रस ह्यूमस. ठीक है, तो एक्वस ह्यूमस क्या करता है? नरिश करता है आईज को, कीप इट इन्फ्लेटेड, है ना. विट्रस ह्यूमस क्या करता है? ट्रांसपेरेंट जेल लाइक सब्सटेंस है एंड फिल इन द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द कॉर्निया, रेटिना. ये बता चुकी हूं मैं. ये क्या करता है? तो आईज के शेप को मेंटेन करता है. जो हमारी आईज हैं उसके शेप को मेंटेन करता है. ये स्फेरिकल शेप को सपोर्ट करता है. इंटरनल स्ट्रक्चर को अलाउ लाइट पासेस थ्रू टू द रेटिना विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन, है ना. बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के रेटिना तक ये लाइट्स को जाने देता है, तभी हमें इमेज बनती हुई दिखती है. अब यहाँ पर देखो एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमस, इन दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है. थोड़ा डिफरेंस तो है, ये दोनों एक चीजें नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं. दोनों के अपने अपने काम है. एक वाटरी फ्लूइड है और एक जेल लाइक सब्सटेंस है. एक नरिशमेंट देता है, एक शेप मेंटेन करता है ना, और लाइट पासेस होने में ऑब्स्ट्रक्ट होने से ऑब्स्ट्रक्शन से बचाता है. प्ले अ सर्कुलर रोल इन इंश्योरिंग क्लियर विजन एंड ओवरऑल
clear vision and play a circular role in ensuring clear vision and overall eye stability. ठीक है, ciliary muscle, अब ciliary muscle के बारे में पढ़ा था हमने, तो ये क्या होता है? Ciliary muscles are circular muscles located around the lens. कहाँ पर लोकेट है? लेंस के अराउंड, बताया था मैंने, ऑफ द आई दैट प्ले अ वाइटल रोल इन द प्रोसेस ऑफ एकोमोडेशन, है ना? एकोमोडेशन आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है. दिस मसल्स एडजस्ट द शेप ऑफ द लेंस, हेल्प फोकस लाइट इनटू द ऑनटू द रेटिना. ठीक है, ये सिलियरी मसल्स का काम होता है. हम देखेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है ये. तो बेसिकली जो हम डिफेक्ट आइज के पढ़ रहे हैं ना, उसके लिए इसको समझना जरूरी होता है. ये हमारे आइज के पावर को कैसे कम और ज्यादा होती है उसके बारे में बात करते हैं. बेसिकली ये क्या है? द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ टू फोकस ऑन नियर एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन. मतलब हमारे आईज में जो लेंस लगी हुई है ना, तो वो दूर की चीजों को और नजदीक की चीजों को देखने की जो कैपेसिटी है ना हमारे आई की, हमारे लेंस की, ये उसे बताता है. और यहाँ पर इसके अंदर सिलियरी मसल्स का कुछ रोल होता है. क्या होता है उस चीज को हम देखते हैं. तो देखो, इट इज कंट्रोल्ड बाय सिलियरी मसल्स. जो हमारा पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है हमारे लेंस की, वो सिलियरी मसल्स जो है वो कंट्रोल करता है. ये क्या करता है? चेंज करता है कर्वेचर ऑफ द लेंस को. डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो क्या होगा? देन सिलियरी मसल्स जो है वो रिलैक्स होता है. सिलियरी मसल्स क्या हो जाता है? रिलैक्स होता है. जब वो रिलैक्स रहेगा तो क्या होगा? जो हमारा लेंस है ना वो थिन हो जाएगा, वो खींच जाएगा और फैल जाएगा, वो थिन हो जाएगा. तो इसकी वजह से क्या होगा? हमारा फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, है ना बच्चों? क्या होगा? लेंस बिकम थिन, फोकल लेंथ इंक्रीज. और यही चीज नियर बाय ऑब्जेक्ट में जब हम देख रहे होते हैं तो पावर ऑफ एकोमोडेशन, सिलियरी मसल्स क्या कंट्रैक्ट करता है? तो लेंस बिकम थिक, फोकल लेंथ डिक्रीज. मतलब जब सिलियरी मसल कंट्रैक्ट करेगा और वो सिकुड़ जाएगा तो लेंस को बिल्कुल ऐसे दबा देगा. जब लेंस को दबा देगा तो लेंस क्या हो जाएगा? थिक हो जाएगा, यानी कि मोटा हो जाएगा. और इसकी वजह से फोकल लेंथ जो है वो हमारी डिक्रीज हो जाएगी. एकोमोडेशन लिमिट क्या होती है? तो देखो, जो नॉर्मल ह्यूमन आई होती है, आई मीन टू से नॉर्मल ह्यूमन आई, नॉट नॉर्मल पीपल. मैं किसी नॉर्मल पीपल की बात नहीं कर रही हूँ. सभी पीपल इंपॉर्टेंट हैं, वो चाहे दिव्यांग हो, मैं रहूं या आप रहूं. यहाँ हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक हेल्दी आईज की, नॉर्मल आईज की बात कर रहे हैं. वो किसी की भी हो सकती है, अच्छी, सही और खराब. ठीक है, तो नॉर्मल आईज जो होती है वो क्या होती है? जब हम बात करते हैं नॉर्मल ह्यूमन आई की, तो क्लियरली ऑब्जेक्ट को देख सकता है. जो नजदीक की होती है वो सिर्फ 25 सेंटीमीटर, यानी कि आप जब 25 सेंटीमीटर पे बुक रख के पढ़ोगे तो आपको सभी चीजें अच्छे से दिखेगी. उसे अगर आप बहुत नजदीक करके पढ़ोगे तो बिल्कुल नहीं दिखेगी. किसी भी चीज को नजदीक करके देखोगे तो क्लियर विजन नहीं आता है. और फार पॉइंट पे क्या होता है, यानी कि दूर तक आप कहां तक देख सकते हो बच्चों? तो आप इन्फिनिटी तक देख सकते हो. राइट स्टूडेंट्स? नियर पॉइंट से फार पॉइंट तक, इन्फिनिटी तक. तो इन्फिनिटी मतलब कहां तक देख सकते हैं? आसमान तक, बहुत दूर तक, ब्रह्मांड के पार तक नहीं. देखो, जब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इन्फिनिटी जो है वो ये माना जाता है कि वहां तक जहां तक आप देख पाओ. अब यही अगर आप अपनी छत पे जाके खड़े होके देखो, आपको 1 किलोमीटर तक दिख रहा है. थोड़ा ऊपर होके देखो और ऊंचाई पे जाके देखो बहुत. तो जहां तक कैपेबल हो आप, जहां तक कैपेसिटी होगी देखने की, ऐसा नहीं है कि फिर हाँ आपको चांद के पार तक दिखाई दे जाए. राइट? तो a normal human eye can clearly see objects from 25 centimeter near point to infinity far point. Okay? The crystalline lens of people at old age. अब देखो, जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, यानी सीनियर सिटीजन हो जाते हैं लोग,
ओल्ड एज की तरफ बढ़ जाते हैं तो उनकी आईज देखोगे ना आप, वो कैसी हो जाती है, क्लाउडी लगने लगती है, मिल्की लगने लगती है ना, क्लाउडी और मिल्की। ये कैसा कंडीशन होता है, इसे कहते हैं कैटरैक्ट, है ना। कैटरैक्ट में मतलब एक खराबी होती है एक तरीके की आंखों में, और इसमें क्या होता है, ये सर्जरी के थ्रू इसको ठीक किया जा सकता है। आप देखते हो ना कि काफी एज होने के बाद आंखों में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑपरेशन करवाते हैं और आंखें सही हो जाती हैं, चश्मा वगैरह लगाते हैं, फिर वो देख पाते हैं। तो यहाँ हम उसी चीज की बात कर रहे हैं। तो द crystalline lens of people at old age become milky and cloudy. This condition is called cataract. This causes partial or complete loss of vision. ये vision होता है, जो एजेड लोग होते हैं उनको देखने में प्रॉब्लम होती है। ओके, तो विजन, इट इज पॉसिबल टू रिस्टोर विजन थ्रू अ कैटरैक्ट सर्जरी, और सर्जरी के थ्रू इसको ठीक किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो डिफेक्ट्स क्या है ह्यूमन आई के, तो मायोपिया, है ना। मायोपिया क्या करता है, मायोपिया से हम दूर की चीजों को नहीं देख सकते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, नियर साइटेडनेस, है ना। इससे हम क्या करते हैं, दूर की चीजों को नहीं देख पाते हैं। और कैसे, तो देखो होता क्या है मायोपिया में, ये नॉर्मल आईज हैं तो ऐसे बनती है इमेज, मतलब यहाँ किसी इंफिनिटी से कोई पॉइंट पे आप देख पा रहे हो, यहाँ की इमेज यहाँ बन रही है, यहाँ आराम से गई। अब इसमें क्या होता है, जब मायोपिक आईज हो जाती हैं, आईज के मायोपिक होने पे क्या होता है, जो इंफिनिटी तक फार की चीजें हैं, दूर की चीजें हैं, वो आपको दिखनी कम हो जाती है। मतलब अगर कोई चीज इस पोजीशन पे है तो वो यहाँ तक आपको नहीं दिख करके यहीं पर दिखने लग गया, ठीक है। तो अब जब ये वो यहाँ दिखेगा तो क्या, यहाँ की चीजें यहाँ दिख रही हैं, सॉरी नहीं दिख रही हैं, ये धुंधली हो रही है, ये देख रहे हो आप ये लाइन, तो यहाँ से ये आकर के यहीं पर क्या हो रही है, लेंस क्या कर रहा है, इसको कन्वर्ज कर रहा है, रेटिना तक पहुंच ही नहीं रहा है। तो अब जब तक रेटिना तक पहुंचेगा नहीं तो इमेज फॉर्म होगी नहीं, तो हमें चीजें नहीं दिखती। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो करेक्शन होता है मायोपिया में, हम यहाँ पर एक लेंस को यूज करते हैं। ये कौन सा लेंस है बच्चों, बताइए कमेंट करके कि कौन सा लेंस यहाँ पर यूज हो रहा है। तो देखो यहाँ पर कॉनकेव लेंस यूज हो रहा है। कौन सा लेंस यूज हो रहा है, कॉनकेव लेंस यूज हो रहा है। और कॉनकेव लेंस क्या कर रहा है, फिर इमेज जो है इसको फोकल लेंथ को इंक्रीज कर रहा है और फिर चीजें हमें प्रॉपर दिखाई दे रही है। तो जब हम चश्मा लगाते हैं, तो अब जब हमने कॉनकेव लेंस लगाया है तो साइन क्या होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, है ना, नेगेटिव साइन होगा, इस चीज को ध्यान में रखना है। आफ्टर देन हाइपरमेट्रोपिया, इसमें क्या होता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्लियरली हम नहीं देख सकते, यानी नजदीक की चीजों को नहीं देख सकते। तो सुना है ना, दूरदृष्टि दोष और नजदीक, है ना। तो यहाँ पर क्या है, नियर पॉइंट में, अब इसमें क्या हो रहा है, तो देखो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वो पहले दूर में था, वो जब ये हाइपरमेट्रोपिक आईज हो जाती हैं तो वो चीज नजदीक की हमें काफी नजदीक दिख गई। अब नजदीक आ गई तो रेटिना पे फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, सिकुड़ गया, और ये रेटिना के पीछे इमेज बना दिया इसने, है ना। देखो यहाँ मैंने बताया था ना, सी पावर ऑफ एकोमोडेशन में, लेंस बिकम थिन, फोकल लेंथ इंक्रीज। जब डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की बात करें तो फोकल लेंथ जब इंक्रीज होगा तो वो क्या करेगा, रेटिना के पीछे इमेज बना देगा ना, है ना। फार ऑब्जेक्ट को जब हम देख रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पर फार ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, फोकल लेंथ को इंक्रीज कर दे रहा है। तो फोकल लेंथ जैसे ही इंक्रीज होगी तो रेटिना के पीछे इमेज बन गई, है ना, समझ में आया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, नजदीक की चीजों को देखने के लिए हम देखते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, ठीक, सबसे पहले प्रिज्म क्या है,
तो प्रिज्म हम बात कर रहे हैं, तो प्रिज्म में जो है ना स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप मिल करके बना हुआ एक ग्लास मटेरियल होता है। तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्रिज्म की, तो उसमें क्या होगा, प्रिज्म के थ्रू जब हम लाइट पास करते हैं तो क्या होता है इसे समझना है। तो सबसे पहली चीज कि इसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट पास होती है, मतलब सिंगल लाइट, वहां व्हाइट लाइट की बात नहीं कर रहे हैं हम, मोनोक्रोमेटिक लाइट की बात करें। तो सबसे पहले क्या होगा इसमें, तो देखो यहां से एक लाइट रेज ऐसे आई, तो ये क्या है, इंसिडेंट रे, याद है ना, दिस इज इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, तो बताओ नॉर्मल कहाँ होगी। तो ये याद रखना है कि ये जो इमेज है ना ये 2D नहीं है, 3D है। तो कैसा है, तो बेस एक तरफ क्या बना हुआ है, रेक्टेंगल है ना, सॉरी स्क्वायर बना हुआ है। तो देखो ऐसे एक स्क्वायर बेस में है, एक स्क्वायर इस साइड से, एक इस साइड, और दोनों साइड से ट्राइंगल है। समझ में आ रहा होगा। तो जब इस पर आप देखोगे तो परपेंडिकुलर लाइन इस पे कैसे, ऐसे खड़ी होगी, सीधी आएगी, यानी कि अगर बेस ऐसे है तो परपेंडिकुलर लाइन ऐसे आ रही है। ये देखो ये बेस ऐसे है, तो बच्चों परपेंडिकुलर लाइन यहां से आएगी, ठीक है। दिस इज आर नॉर्मल, ओके। तो नॉर्मल ये गई। अब यहां पे क्या होता है, एक और चीज आपको नोटिस करना है, यहां पर ये ग्लास है डेंसर मीडियम और ये एयर है रेयर मीडियम, राइट। एयर क्या है, रेयर मीडियम है, और ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है। तो हमने रिफ्रैक्शन में पढ़ा था, वेल लाइट पासेस थ्रू रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, है ना। तो जो लाइट है ना वो क्या होती है, बेंड्स हो जाती है। क्या होती है, बेंट हो जाती है, यानी मुड़ जाती है। कैसी हो जाती है, मुड़ जाती है। तो मुड़ के कहाँ आएगी, नॉर्मल की तरफ। किधर मुड़ती है, नॉर्मल की तरफ। देखो ये रेज इसको ऐसे जाना चाहिए ना, इस रेज को ये वाली ऐसे जानी चाहिए थी, सीधी बिल्कुल। ये ऐसे आ रही है क्योंकि लाइट रेज जो है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब वो नहीं पढ़ेंगे, ड्यूल नेचर है क्या है वो सब हम अभी नहीं जान रहे हैं, है ना। ये ऐसे सीधे जा रही है, बट ये क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ये जा रहा है, तो लाइट बेंड्स टुवर्ड्स दी नॉर्मल। ये रहा हमारा नॉर्मल, ये स्ट्रेट लाइन, यही परपेंडिकुलर लाइन बना रहा है ना यहाँ पर, राइट। तो ये नॉर्मल से बेंट होके यहाँ पे आ गया, ओके। आई होप ये समझ में आया आपको। चलो ठीक है। अब इस तरफ ये दूसरे साइड में जो नॉर्मल है वो कहाँ है, वो भी यहीं पर है, ऐसे रहेगा इस तरह से, ऐसे है ना। फिर ये वाला बेस हमारा ऐसे हो गया, तो इसकी परपेंडिकुलर लाइन ऐसे आ रही है, ठीक है। ये याद रखना है बच्चों, परपेंडिकुलर लाइन किधर चली। तो ये ऐसे बेस हो गया इसका, ये परपेंडिकुलर लाइन है, ओके। अब यहां पर क्या हो रहा है कि जो मीडियम है अगेन ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है। तो जब रेयर मीडियम में जाती है ना तो लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दिस इज इमर्जेंट रे, दिस इज इमर्जेंट रे, ठीक है। और इसे हम यहां पर इस चीज को समझना है कि लाइट आई इस तरह से, फिर ये सीधी हुई और फिर ऐसे मुड़ गई, है ना। तो यहां पर देखो, द इमर्जेंट रे बेंड्स अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द प्रिज्म, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड इमर्ज रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ये बात थोड़ी सी समझने की है कि अब एंगल ऑफ डेविएशन कहाँ है। तो देखो ये हमारा नॉर्मल जो हमारा इंसिडेंट रे है, ये है इंसिडेंट रे, है ना। और इमर्ज रे ये है इमर्जेंट रे। तो इमर्जेंट रे को ऐसे सीधा कर दो, यहां जाएगी इमर्जेंट रे, ठीक है। इमर्जेंट रे जो है वो क्या कह रहा है, बेस से अवे, अवे फ्रॉम दी
बेंड्स अवे फ्रॉम द बेस, बेस से थोड़ा सा दूर हुआ। वैसे क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर हम बात करें तो ये ऐसे डेविएट हो रहा है, तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, जो इमर्जेंट रे आती यहाँ पर, यहाँ जो एंगल बन रहा है यही है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। इसको याद रखना है। एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, ये रिफ्लेक्ट रे है आर, ये इमर्जेंट है ई, और ये है डेविएशन डी। दिस इज आई। ठीक है, सब नॉर्मल से बन रहा है, और ये जो डेविएशन होता है ये इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के मिलने पे, वहां जहां से ये मुड़ जाती है ना लाइट, जिसको सीधी जानी चाहिए थी वो मुड़ गई, तो उसे हम कहते हैं डेविएट होना, वहां से एंगल ऑफ डेविएशन बनता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो देखो सिंपल है, लाइट ऐसे आई, सीधी हुई, और फिर बेंड, देखो कहाँ बेंड हो रही है, तो बेस के तरफ बेंड होके जा रही है। तो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। इस चीज को आपको याद रखना है। तो चलो ठीक है, इसे अच्छे से याद रखना है, और ये भी याद रखना है जो प्रिज्म वाली बात है, ये क्या है, मोनोक्रोमेटिक रे है, और इस चीज मोनोक्रोमेटिक लाइट है, इसे याद रखना है। यहाँ व्हाइट लाइट या किसी अदर कलरफुल लाइट की बात हम नहीं कर रहे हैं, कोई भी होगा तो सिंगल, है ना। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, किसको कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट? आपके चैप्टर में ये सब चीजें ही काफी इंटरेस्टिंग दी हुई हैं, और इसे इंटरेस्टिंग वे में ही पढ़ें और सारी चीजों को रिलेट करें आपस में, और उसे याद रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है, डिस्पर्शन में क्या होता है? तो देखो डिस्पर्शन ऑफ जो होता है लाइट, तो बेसिकली व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म के थ्रू जब हम पास करवाते हैं, ले जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्योंकि वहां पर क्या होता है, जो हमारा व्हाइट लाइट है ना, वो 7 डिफरेंट कलर्स में सेपरेट हो जाता है। आपको वहां पे 7 रंग दिखने लग जाते हैं, जिसे हम विबग्योर कहते हैं, है ना, विबग्योर कहते हैं बच्चों। तो सबसे ऊपर होता है रेड कलर, देन ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। ठीक है, तो यही है हमारा विबग्योर, इसे याद रखो। तो जब डिस्पर्शन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर कॉल्ड विबग्योर। तो ये देखो, ये प्रिज्म है, देखो यहाँ, हाँ इसमें देखो, इस फिगर में आपको प्रिज्म समझ में आएगा। प्रीवियस में मैंने बताया था ना, तो मैंने सिर्फ ये वाला फ्रंट का ट्रायंगल बनाया था। अब यहाँ पर आप देखो ऐसे, ये वाला, ये दिख रहा है आपको रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है ना, तो इस पर जब परपेंडिकुलर लाइन आएगी तो ऐसे सीधी आएगी। ठीक है, ये देखो, ये रही हमारी व्हाइट लाइट। अब व्हाइट लाइट को हमने प्रिज्म के में एंटर कराया। तो देखो बच्चों, इसे बड़े ध्यान से समझना क्या हो रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है। ये प्रिज्म का एक साइड है, ये तो फ्रंट है, यहाँ से नहीं एंटर हो रही है लाइट। जैसा ये साइड है ना, ऐसा ही इधर से भी है, दूसरे साइड में, सॉरी दूसरे साइड में भी क्या है, ऐसा ही, ऐसे ये बना हुआ है, और फिर बीच में ऐसे ये ट्रायंगल। ठीक है, और फिर दूसरे तरफ भी ऐसे ही बना हुआ है। जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये इसके दूसरे साइड से बना हुआ। तो इस साइड से, यहाँ से आई व्हाइट लाइट। ठीक है, देखो यहाँ से ये दिख रही है, यहाँ से घुस के आई। ठीक, अब जैसे ही व्हाइट लाइट इसमें एंटर हुई, तो ये क्या हो गई, स्प्लिट हो गई, डिस्पर्स हो गई। और ये जब बाहर आई तो ये 7 कलर में, ये रिफ्रैक्ट होने के बाद 7 कलर में फैल गई। एक व्हाइट लाइट 7 कलर में फैल गई, जिसे हम क्या कहते हैं, विबग्योर कहते हैं। काउज्ड बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट डिफरेंट एंगल फॉर डिफरेंट वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, ये सब चीजें हमें अभी नहीं पढ़नी है। यहाँ पे इन कलर्स के बारे में बताया गया है कि इनका जो वेवलेंथ है, इन कलर्स का जो वेवलेंथ है
वो डिफरेंट है ना, और कलर के वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ये फैलता है और सिकुड़ता है। ये वेवलेंथ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, मैं बताऊंगी आगे। विबग्योर बना, ये सब एक्सपेरिमेंट किया, तो फिर उनको लगा कि ये व्हाइट लाइट का कमाल है या ये प्रिज्म की वजह से हो रहा है। तो अब वो तो साइंटिस्ट थे, क्यूरियस थे, हर चीज को सोचते थे, तभी तो इतने सारे इन्वेंशन किए उन्होंने। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि दो सेम टाइप के यानी ट्विन्स जिसको आप बोलते हो, जुड़वा, ऐसे दो प्रिज्म ले लिए, ठीक है। और उस प्रिज्म में उन्होंने क्या किया कि वाइट लाइट एंटर कराया, ठीक है, ऐसे वाइट लाइट को एंटर कराया। तो उन्होंने देखा क्या वाइट लाइट है, तो ये देखो वायलेट कलर ऐसे ज्यादा स्कैटर हो रहा है, ये गई रेड लाइट, ठीक। अब प्रिज्म 1 से गए प्रिज्म 2 में, ये गई यहां से, तो पता है ना रेयर से डेंसर बेंट हो जाती है लाइट, तो ये ऐसे बेंट हुई, रेड कलर भी आके थोड़ी सी बेंट हुई और सेम पोजीशन पे जाके मिलके वापस से व्हाइट लाइट हो गई। अभी व्हाइट लाइट दिखेगा कैसे, तो उन्होंने यहाँ पर एक स्क्रीन रख दिया, ठीक है, एक स्क्रीन में आपको व्हाइट लाइट दिखे। अब आप कहोगे कि एक सेम ही पॉइंट पे कैसे, क्योंकि ये ट्विन्स है, ये प्रिज्म कैसा है, ट्विन प्रिज्म है। तो उसमें जब आप व्हाइट इसको लाइट को पास कराया उन्होंने, तो लाइट बेंट हुई और बेंट होने के बाद फिर से अंदर जाने, फिर एयर में आई, फिर से बेंट हुई, तो सेम ही पॉइंट पे जाकर के वो लगी। तो उन्होंने कहा कि यही है न्यूटन का प्रिज्म एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये देखो ये आ गया हमारा रेनबो फॉर्मेशन, स्पेक्ट्रम एंड रेनबो फॉर्मेशन। स्पेक्ट्रम उसे ही बोलते हैं जब हम प्रिज्म के थ्रू 7 कलर को विबग्योर बनाते हैं, तो वो जो हमें कलर दिखता है ना, उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम इज द बेंट ऑफ कलर्स ऑब्टेन्ड आफ्टर डिस्पर्शन, ठीक है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट जब होता है, ये बताया था मैंने आपको कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता है जब हम एक प्रिज्म में व्हाइट लाइट को पास कराते हैं, तो उसके बाद जो 7 कलर सेपरेट होते हैं उसे ही हम कहते हैं यहाँ पर स्पेक्ट्रम, ठीक है। रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है, रेनबो कैसे बनता है, तो देखो रिफ्रैक्शन होता है सनलाइट इन रेन ड्रॉप्स। कैसे, ये बारिश होने के तुरंत बाद बनता है। कब बनता है रेनबो, बारिश होने के बाद। आपने देखा होगा जब बारिश बंद होने पे होती है, हल्की हल्की हो रही होती है, उस टाइम में बन रहा है। तो देखो बच्चों, जब सनलाइट से, ठीक है, जब सनलाइट आ रही होती, व्हाइट लाइट में हम सनलाइट ही लेते हैं, है ना, तो क्या होता है कि रेन ड्रॉप्स मतलब पानी की बूंदें, बारिश की बूंदें कहीं कहीं रह जाती है, हल्की हल्की बारिश हो रही होती है, तो उसी टाइम क्या होता है, सनलाइट का की व्हाइट लाइट जो आती है ना, वो इन रेन ड्रॉप से रिफ्लेक्ट होती है, इन रेन ड्रॉप में जाके रिफ्लेक्ट होती है। और जब ये यहाँ रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों हो रहा है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों हो रहा है। अब कैसे, तो देखो सपोज करो कि ये है पानी की बूंद, ये पानी की एक बूंद है, ये वाटर और इधर एयर, ठीक। सनलाइट आ रही है, सनलाइट आएगी तो ये बेंड्स होगी, बिल्कुल होगी, और यहाँ पे ये वाटर जो है, इतना सरफेस इसका शाइनी है कि यहाँ से ये रिफ्लेक्ट भी हो रही है। और यहाँ खड़े हैं हम इसे देखने के लिए, ये हमारी आंखें हैं, हम इसे देखने के लिए खड़े हैं। अब ये हमें कहाँ पे दिख रही है, ये दिख रही है हमें ये इधर रेनबो बनती हुई। तो रेनबो यहीं से हमें सारे कलर ऐसे डिस्पर्स होते दिखाई देते हैं। तो हमें अब यहाँ तो बड़े सुंदर से पिक्चर बना दी गई है 7 कलर लेकर के, लेकिन आई डोंट नो आप लोगों ने देखा है रेनबो या नहीं। हमने देख रखा है, ये सारे कलर नहीं दिखते हैं ऐसे, है ना, हल्की हल्की दिखती है, मोस्ट ज्यादा तो हमें रेड दिखती है, वायलेट दिखती है, हल्की हल्की ऑरेंज दिखती है, तो थोड़े थोड़े कलर हमें दिख जाते हैं। जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा, आप भी देखना कभी आपको देखने को मिल जाए तो, और जिन्होंने देख रखा है बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो डिस्पर्सन एज लाइट एग्जिस्ट द ड्रॉप, है ना, यहां पर भी क्या हो रहा है, लाइट का डिस्पर्सन हो रहा है, प्रिज्म में जैसे हो रहा था। तो प्राइमरी रेनबो, रेड ऑन द आउटसाइड, वायलेट ऑन द इनसाइड, रेड इज द आउटसाइड, वायलेट इज द इनसाइड। यहां पर भी
डिस्पर्शन ऑफ लाइट हो रहा है कहां पर, रेन ड्रॉप में एग्जिस्ट है। ओके सॉरी क्या है, रेन ड्रॉप में ये एग्जिस्ट। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इसके थ्रू बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो पहले तो इसको समझ लेते हैं। तो देखो बच्चों, ये हमारा अर्थ है और अर्थ के, ऐसा अर्थ नहीं होता है आई नो, बट ठीक है मान लो यही अर्थ है। अब इस अर्थ में क्या है कि इसके चारों ओर लेयर्स हैं, है ना। ये ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, कितने लेयर हैं, 7 लेयर है ना। अब ज्योग्राफी पढ़ने नहीं चल रहे हम, यहाँ जो भी लेयर्स हैं ये लेयर्स हैं इस तरह से। ये है एटमॉस्फेयर, है ना, सबके नाम है अलग अलग। यहाँ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है कि एटमॉस्फेयर जैसे जैसे आप ऊपर के लेयर की तरफ बढ़ोगे ना, तो एयर का जो ये है डेंसिटी है वो क्या होते जाएगी, एयर की डेंसिटी कम होते जाती। यानी जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे एयर का प्रेशर आपको कम फील होता है ना, डेंसिटी कम होती है एयर की। तो अब यहाँ अगर इन लेयर्स को मैं ऐसे रख दूं, ये रहा हमारे पास लेयर, तो देखो सबसे ऊपर वाला रेयर मीडियम हो गया, उसके नीचे डेंसर मीडियम, थोड़ा डेंस है ना, जैसे जैसे लेयर्स में घुसते जाओगे ना तो एयर जो है वो क्या होता है, डेंस होते जा रहा है। तो अब यहाँ से जब रेज आई फिर नॉर्मल की तरफ बेंट होगी, बेंट होती जा रही है, ऐसे बेंट होते होते ऐसे बेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजों का रीजन होता है। तो फेनोमेना क्या है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इसकी वजह से क्या क्या यहाँ पर देखो, अकर ड्यू टू लाइट बेंडिंग एट पास थ्रू लेयर्स ऑफ एयर विथ डिफरेंट डेंसिटीज। तो ये देखो यही कह रहा है यहाँ पे, डिफरेंट डेंसिटी में जब लाइट एंटर होगा तो वो इसी तरीके से क्या होता है, बेंड होते जा रहा है, ठीक है। क्या क्या फेनोमेना है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, कौन कौन सी चीजें हो रही हैं। तो सबसे पहले देखो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, आपको ऐसे तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं ना, ट्विंकलिंग करते हुए। वो क्यों ट्विंकलिंग कर रहे हैं, क्या एक्चुअल में वो ट्विंकलिंग करते हैं, तो नहीं। स्टार्स की अपनी लाइट होती है, कांस्टेंट रहती है, वो ट्विंकलिंग नहीं करते हैं, बट हमें दिख रहा है कि वो ट्विंकलिंग करता है। वो इसी वजह से होता है, जो ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के उसमें देखें तो इंक्रीज हो रहा है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज कैसे हो रहा है, तो देखो ये रहा स्टार और ये खड़े हो आप, ठीक है। तो स्टार यहाँ पर है। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह जो लाइट है ना वो क्या हो रही है, वो बेंट हो रही है। लाइट कैसे हो रही है, बेंट हो रही है। तो जब लाइट बेंट होगी तो ऐसे ही आती है। अब हमें कभी स्टार यहाँ दिख रहा है, कभी यहाँ दिख रहा है, कभी यहाँ दिख रहा है, बट एक्चुअल में स्टार यहीं पर है। ये एटमॉस्फेरिक, ये मैंने बताया था इसकी वजह से होता है। तो देखो कोई चीज यहाँ पर है, अब वो जब इसमें एंटर हुई तो आपको यहाँ पे दिख रही, फिर इसमें एंटर हुई तो यहाँ दिखेगी, बेंट होती जा रही ना, तो उसका क्या हो रहा है, स्पेस आपको चेंज होता हुआ नजर आता है, ठीक है। नाउ appearance shift in sun's position, sunrise and sunset, sky appears blue, sun is visible even before actual sunrise due to refraction। ये सारी चीजें इसमें क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हमने समझ लिया। नेक्स्ट क्या है, ये है एडवांस सनराइज एक्सप्लेनेशन। तो एडवांस सनराइज में क्या होता है कि हमें जो सूर्योदय होता है ना वो हमें कुछ मिनट पहले, कुछ सेकंड पहले ही दिख जाता है। क्यों दिखता है, तो देखो जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक लेयर है ना, कौन सी लेयर है, हॉरिजॉन, है ना। तो हॉराइजॉन जो है, हॉराइजॉन भी कह सकते हो, हॉरिजॉन भी कह सकते हो, ये लेयर है। और यहाँ से जो ह्यूमंस होते हैं ना वो अर्थ के ऊपर होते हैं और हॉरिजॉन लाइन वहां से बनती है। आप हॉरिजॉन लाइन के ऊपर यहाँ पे देखो, हॉरिजॉन लाइन के ऊपर देख पाते हो,
नीचे नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे आप नहीं देख पाओगे, आप हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ही देख पाओगे। तो जब भी जब सन यहाँ होता है ना तो रिफ्रैक्ट होके हमें यहाँ पे दिखता है, और इसीलिए क्या होता है, अपीयरेंट पोजीशन सन की क्या हो जाती है, अपीयरेंट पोजीशन सन की, और वहां से तो द रे फ्रॉम द सन गेट रिफ्रैक्टेड एट दे ट्रेवल for more dense air to less dense air. Also the human eyes sees the sun ray as the straight line which appears as the sun has risen, और इसलिए हमें लगता है कि सूर्योदय हो गया। ठीक है बच्चों, अब क्या है, ये आ गया, क्यों है आसमान नीला, क्यों होता है, why sky is blue। तो देखो सीधी सी बात है, जो मॉलिक्यूल्स है एयर के फाइन पार्टिकल्स है जो एटमॉस्फेयर में है, अब वो क्या करेंगे, हैव साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। जो उन एयर पार्टिकल्स, उसके जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो उनका साइज इतना छोटा होता है, उससे बड़ा ही हमें विजिबल लाइट का वेवलेंथ दिखता है। तो जब विजिबल लाइट के वेवलेंथ की बात हम करेंगे तो विबग्योर में ब्लू की वेवलेंथ ज्यादा होती है, ब्लू कलर हमें दिखना शुरू होता है और स्कैटर हो जाता है। तो दीज आर मोर इफेक्टिव स्कैटरिंग लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ एट द ब्लू एंड द लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ एट द रेड एंड्स। ठीक है, द रेड लाइट हैज अ वेवलेंथ अबाउट 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन ब्लू लाइट। तो जिसकी लाइट कम है वो स्कैटरिंग कर रहा है, फैल गया, हर जगह हमें दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये रीजन होता है स्काई के ब्लू होने का, इसको नोट कर लेना है, इससे क्वेश्चन तो देखो अब हम क्या देख रहे हैं, टेंडल इफेक्ट्स में क्या होता है। देखो जो हमारा अर्थ है ना, अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो कैसा होता है बच्चों, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में पार्टिकल से बने होते हैं, और ये पार्टिकल इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, स्मोक, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, दीज आर राइट। तो इनकी वजह से क्या होता है, ये डस्ट और मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, इसमें ये भी होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, लाइट रीचेज अस आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड डिफ्यूजली बाय दिस पार्टिकल्स, है ना, और इसी की वजह से क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है और कोलाइडल पार्टिकल्स गिव राइज टू टेंडल इफेक्ट्स। ठीक है, तो इस चीज को भी नोट कर लेना है, और ये हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ये चैप्टर समझ में आए, कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मैं नेक्स्ट